हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज है आपका चैप्टर नंबर 9, फंडामेंटल ड्यूटीज। हम फंडामेंटल राइट पढ़ लिए, डीपीएसपी पढ़ लिए, तो अब पीछे पीछे नेक्स्ट जो चीज आएगी वो है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों जरूरी है, क्यों ऐड की गई, क्या है ये ड्यूटीज? इसका एक रीजन ये समझने के लिए ये जरूरी है कि जब भी हम कोई राइट्स अपने एंजॉय कर रहे हैं तब हमारे कुछ ड्यूटी बनती है, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खाली मजे ही मजे करो और आपको थोड़ा भी आपका कोई दायित्व नहीं है। आप घर के छोटे भाई हो और आपके पास अगर कुछ अधिकार आपको मिले, आपको याद है तो ये वही सेट ऑफ रूल्स, तो उन सेट ऑफ रूल्स में आपके लिए कुछ ऐसी बातें भी लिखी जाएंगी जो आपको फॉलो करनी ही पड़ेंगी। क्या है वो? ऐसा कुछ हो सकता है कि साहब आप अपने पढ़ाई टाइम पे करो, आप माता पिता का सम्मान करो, आप बड़े भैया का रिस्पेक्ट करो, तब जाके आपको वो जब आप दायित्व पूरे करोगे तब आपको वो राइट्स भी आपको अच्छे से आपको एंजॉय करने को मिलेंगे। अगर ऐसा हुआ कि आप माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हो और खाली खाली बस आपको राइट चाहिए कि हमें ट्यूशन के लिए पैसा भी दो, हमें पॉकेट मनी भी दो, हमें साइकिल भी ला के दो, हमें मोटरसाइकिल भी चाहिए, तब आप कैसे आप अपने राइट्स एंजॉय कर सकते हो अगर आप माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हो या आप अपने घर की जो अखंडता है उसको भंग कर रहे हो? आप घर की बातें बाहर जाके बताया तो कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ा सा अहमियत रखते हैं। हमारे संविधान में ये बाद में ऐड हुए थे, संविधान की शुरुआत में नहीं थे। अब कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि ये चीज एक मिस हो गई उस समय के लोगों से, और कई लोग ये कहते हैं कि सर बाहर के जितने संविधान हमने पढ़े, काफी संविधानों में ये चीजें थी ही नहीं, तो फंडामेंटल ड्यूटी जैसी ड्यूटी के लिए आपको कोई एक्ट बना लो अलग से, लेकिन हमारे संविधान में बाद में ये जोड़ी गई अलग से। तो कहानी शुरू होती है हमारी गांधी जी के एक कोट से। इन्होंने बोला कि देखो, राइट्स का जो हमारे अधिकार हैं उनका जो सही सोर्स है वो है सिर्फ ड्यूटी। अगर हम अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करें अच्छे से, अगर हम अपना फर्ज अगर हम निभाएं, तो हम अपने आप राइट्स के पास पहुंच जाएंगे। हम राइट्स फिर हमसे दूर नहीं रहेंगे। अगर ड्यूटीज को हम छोड़ दें और हम सिर्फ राइट्स के पीछे पीछे भागें, तब राइट्स बहुत दूर हमसे भाग जाएंगे। ये हो जाएगा। इसलिए आप ड्यूटी पहले आएंगी और राइट्स उसके पीछे पीछे आ जाएंगे। ये एक थ्योरेटिकल बात है, ये पॉलिटिकल बातें हैं। हमारे लिए संविधान में जो हमें समझना है कि ड्यूटी जस्टिशिएबल नहीं है। ठीक है, यहां मैंने जो लिखा है और अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब सोर्स नहीं है, जस्टिशिएबल नहीं है, एनफोर्सिएबल नहीं है जब तक इसमें कानून ना आए, लेकिन राइट्स हैं हमारे। पर अगर हम मॉरल तरीके फिलोसॉफिकली सोचें कि हम अगर अपना दायित्व निभाएं और लोगों के प्रति उनके अधिकारों के लिए, तो जाहिर है कि वो लोग भी हमारे अधिकारों के लिए अपना दायित्व निभाएंगे। तो हम अपने आप, हम सब एज ए कलेक्टिव इंडिविजुअल, हम एज ए कलेक्टिव, एज ए नेशन, हम अपने राइट्स के प्रति अग्रसर रहेंगे। हमारे राइट्स हम और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं जब लोग एक दूसरे की ड्यूटीज का सम्मान करें, एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करें। तो ठीक है, ये खाली मॉरल लेसन है, ये खाली बस एक फिलोसॉफिकल बात है, पर जो लीगल पोजीशन है वो ये है कि ड्यूटी राइट्स जितनी भयंकर नहीं है। ठीक है, राइट्स बहुत भयंकर हैं, ड्यूटी उतनी नहीं है। पर मॉरली अगर आप गांधी जी को सुनोगे, सोचोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि महात्मा जी ने यही बताया कि हम सब अगर अपना अपना कर्तव्य निभाएंगे, हम अपना सनातन धर्म से या जो भी हम जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, अगर हम उसको भी मॉरली फॉलो करेंगे तो हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ अग्रसर रहेंगे। कोई उल्टा सीधा काम हम नहीं करेंगे, जैसे आजकल हम अखबारों में देख रहे हैं कि मणिपुर जैसे स्टेट में क्या हो रहा है। तो हमको बस अपने ड्यूटीज का, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। क्या करना है, कैसे हुआ ये कर्तव्य, हमारे संविधान तक जुड़ गए, इसको देखते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी, ये राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सिटीजन्स का कोरिलेटिव हैं और एक साथ ही चलते हैं। राइट्स होंगे तो ड्यूटी भी होगा, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। आप खाली आप, ये अमेरिका नहीं है कि अमेरिका में आपके पास बोलने की पूरी आजादी है। बोलने की आजादी भले ही हो, पर आपकी ड्यूटी ये भी है कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट ना हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। लेकिन संविधान में ओरिजिनली सिर्फ फंडामेंटल राइट्स थे और फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थे। ये हुआ। फिर क्या हुआ? फिर 1950 में तो हमारा संविधान आ गया, तब से लेके ऐसे 25-26 साल हो गए जब तक हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी जैसी कोई चीज नहीं थी। पर 76 में फंडामेंटल ड्यूटीज ये ऐड की गई अलग से, और आपको पता है 42nd अमेंडमेंट के तहत की गई थी। 42nd सीएए आया था 1976, इमरजेंसी के टाइम में इंदिरा गांधी जी की सरकार लेके आई थी इसको, और उसके बाद 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ दी गई। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मुझे बताना।
ये 86 अमेंडमेंट के तहत था, ये आया था 86 सीएए के तहत। अब ऐसा हो रहा था, कई लोग विरोध भी कर रहे थे कि साहब क्यों जोड़ रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसी ड्यूटी डाल रहे हो संविधान में, ऐसा कभी कोई इन्होंने सोचा नहीं। तो हम आगे जानेंगे जब इसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो। पर अगर इस समय के बाद भी यहां तक भी अगर फिर एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई तो एक बात समझ में आ गई कि कोई भी सरकार फंडामेंटल ड्यूटी से बचना नहीं चाह रही है। ऐसा नहीं है कि अगर 76 की सरकार ने, 76 की सरकार ने अगर ये डाला है तो आगे आने वाली सरकार उसको हटा दें, ऐसा नहीं हो पाया ना। आगे आने वाली सरकारों ने कुछ और ऐड भी कर दिया। मतलब फंडामेंटल ड्यूटी की अहमियत तो है। क्या अहमियत है, क्या ये हासिल कराती है, क्या ये हैं, अभी आगे देखते हैं हम। और ये आए कहां से थे? ये आए थे हमारे यूएसएसआर के संविधान से। मतलब इसको कहते हैं अर्स्टवाइल रशिया, अर्स्टवाइल जो मतलब यूएसएसआर, दैट इज प्रीकर्सर टू रशिया। ओके, तो ये क्या हुआ सर? यहां पे ऐसा क्या हो रहा था? यहां पे एक सोवियत सोशलिज्म का दौर चला है जब लेनिन के आंदोलन के बाद से। लेनिन का आंदोलन जब हुआ था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, उसके बाद व्लादिमीर आए, लेनिन आए, ठीक है, लेनिन के बाद स्टालिन भी आए, स्टालिन के बाद और भी लोग आए, गोर्बाचेव आए, और 76 में हम देख रहे थे जब 1976, ये पीरियड है कोल्ड वॉर का बाय द वे। अगर आपको हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी याद आ रही हो तो क्या हो रहा था कि हमारे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दो तरह की सुपर पावर का हमने उत्थान देखा। एक तरफ तो है अमेरिका, एक तरफ है अमेरिका जिसने एटम बॉम्ब गिराया हुआ है। अब दूसरी तरफ है रशिया, और रशिया एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्री है ना, ये कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है। आइडियोलॉजी की, किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी है? क्या कैपिटलिज्म अच्छा है, पूंजीवाद ज्यादा अच्छा है, क्या साम्यवाद ज्यादा अच्छा है, या जो सोशलिज्म है? तो इस लड़ाई में क्या हो रहा था कि हुआ कोल्ड वॉर है, कहीं सामने आगे पीछे गोली नहीं चली है, कोई वॉर नहीं हुई है, पर एक विचारों की लड़ाई हो रही है कि कौन कितने कितने देशों को अपने साथ रख सकता है, कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है। तो क्या हो रहा था, अगर मैं एक वर्ल्ड मैप बनाऊं रफली, मान लो ये अमेरिका है, इधर ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये हमारा एशिया है, तो क्या हो रहा है कि एशिया में यहां पे आ रहा है हमारा यूएसएसआर, ठीक है, यूरोप में अमेरिका की अच्छी दोस्ती है, पर ईस्टर्न यूरोप का काफी उस समय हिस्सा है जो इससे जुड़ रहा है। कई सारे कंट्रीज एक दूसरे से अलाइन हो रहे थे, क्या हम रशिया की तरफ जाएं, क्या हम अमेरिका की तरफ जाएं, हम किससे जुड़ें? तो हमारे बीच में, हम यहां इंडिया है, हमारा उस समय ज्यादा अच्छा दोस्ताना हुआ रशिया के साथ। रशिया ने हमारी हेल्प भी करी है 71 के वॉर में। रशिया हमारा एकदम ऐसा है कि बस तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे, हम तुम्हारे साथ हैं। और 71 में आपको याद है जब पाकिस्तान की नेवी का जवाब दिया था हमारे रशिया की नेवी ने, और रशिया ही था अकेला जो वीटो करा हुआ था इंडिया के ऊपर। सैंक्शन लगने वाले थे यूनाइटेड नेशंस में, और यूनाइटेड नेशंस में बड़े बड़े सैंक्शन लगने वाले थे। इंडिया की बेइज्जती हो रही थी, इंदिरा गांधी सरकार की थू-थू हो रही थी, और कई सारे ये देश, ये यूएस, ये यूके, ये फ्रांस, ये चाइना, ये सारे देश मिलके हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाले थे, अपनी अपनी आर्मी और नेवी भेजने वाले थे हमारे यहां, हमारे अपने वॉर के बीच में। हम लड़ाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, हम बांग्लादेश को आजाद करा रहे हैं, और एक तरफ ये सारे देश मिलके हमसे कह रहे हैं कि तुम मत करो ये काम, कि तुम मत लड़ो। हम क्यों नहीं लड़े? हमारे वो बॉर्डर, भाई हमारे बॉर्डर क्रॉस कर करके वो सारे बांग्लादेशी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमारे इंडिया को प्रॉब्लम हो रही है उससे, तो हम क्यों नहीं उसमें भाई हस्तक्षेप करेंगे? बॉर्डर तो हमारा ही है, प्रॉब्लम तो हमारी है। फिर अकेला रशिया था जिसने बोला था करो तुम, हम हैं, हम देखते हैं। तो जाहिर है कि हमने रशिया की दोस्ती की, हमने हेल्प ली, और रशिया से हमने ट्रेड भी किया, रशिया से हमारे बायलैटरल रिलेशन भी हैं, रशिया से आज भी रिलेशन हमारे बहुत अच्छे हैं। रशियंस हमेशा से एक थोड़ा सा इंडिया के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर भी है, एंड सेम वाइस वर्सा हमारा भी है। हम भी रशियंस के प्रति ज्यादा जिसे कहते हैं कि हम उनको सॉफ्ट कॉर्नर है हमारे लिए, ठीक है। अब यूएसएसआर में क्या हो रहा था, उस समय की बात है जब कोल्ड वॉर चल रहा है, कि पहली बात तो वहां पे सोशलिज्म चल रहा है दबा के, हर चीज जो है वो स्टेट की है, चाहे कोई कोयले की खदान हो, चाहे कोई सुनार की दुकान हो, चाहे कोई ब्रेड की बेकरी हो, चाहे कोई राशन की दुकान हो, स्टेट की है, हर चीज सरकारी है, तो जो है वो पब्लिक के लिए है। तो वहां पे सारे लोगों का एक जो है स्टेट के प्रति अलग सा रवैया होता है कि भाई स्टेट है, सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो स्टेट के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं वो वहां पे बहुत ज्यादा, ड्यूटीज बहुत ज्यादा अमल में है। वहां कई जगह तो ऐसा होता था यूएसएसआर में कि आपके राइट्स पीछे हैं पर आपकी ड्यूटी पहले ऊपर है, आपके राइट्स बाद में आएंगे, पहले आप ड्यूटी निभाओ स्टेट के प्रति, आपको तब आप जियो यहां पे। तो हमने सोचा कि ये चीज अच्छी है और ये चीज फायदा करेगी। हमने यूएसएसआर से ये चीज सीखी और हमने बोला कि सर ये हमको भी अपने संविधान में चाहिए ऐसा कुछ। तो हमने वहां से देखा कि उनके संविधान में है ये, और हमने कहा यार
ये तो हमको भी भाई रखनी है। तो फिर हम जब शुरू में नहीं था तो अमेंडमेंट लेके आए 42वां, उसके तहत फिर हमने इन ड्यूटीज को हमारे यहाँ जोड़ लिया। अब ये ड्यूटीज को हमने ऐसे ही नहीं जोड़ा, पहले हमने बाकी सारे संविधान देखे, हमने कहा जितनी ज्यादा जो ये जो बहुत डेवलप्ड भाई डेमोक्रेसीज हैं, यहां पे तो कहीं भी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी। इवन जर्मनी जैसा कंट्री जहां पे बिस्मार्क, जहां पे हिटलर, ऐसे ही कैसर्स, ऐसे ये लोग होके गए हैं, यहां तक भी कभी भी फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं हुई, एक्सेप्ट जापान। अच्छा ठीक है, जापान में आप देखते हो, जापान में जो है बहुत ही ज्यादा मतलब कंट्री बहुत डेवलप्ड है, लेकिन वहां के लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, बहुत ज्यादा। वहां पे अगर ट्रेन भी लेट होती है तो जो ट्रेन का जो कंडक्टर होता है, जो टीटी होता है, वो सॉरी बोलता है, वो लिखित में देता है कि हाँ सर आज ट्रेन 2 मिनट लेट हुई है, इसलिए आप लोग सब लेट हुए हो। तो हमने देखा कि वहां के लोग बहुत डिसिप्लिन है। खाली वहीं पे एक हो रहा है जो डेवलप डेमोक्रेसी में, कि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी है, और कहीं है ही नहीं, ना यूएस में, ना कनाडा में, ना जर्मनी में, ना कहीं, ना ऑस्ट्रेलिया, ना कहीं भी। तो इनमें नहीं है, पर है कहां पे? यूएसएसआर में है। जितनी सोशलिस्ट कंट्रियां होंगी, तो वहां पे जो है सोशलिस्ट कंट्री में, जहां पे स्टेट एक प्रायोरिटी लेता है इंडिविजुअल से। हमारे भाई इन डेमोक्रेसीज में क्या है? इन डेमोक्रेसी में क्या है कि मैं आदित्य तिवारी हूं और भाड़ में जाए यूएस, ठीक है, खाली मैं ही मैं हूं और मेरे अधिकार सबसे पहले हैं, बाकी सबके अधिकार बाद में। ऐसा ही वहां हर कोई है, तो हर कोई यही बात करता है ऐसे ही। अब डेवलप्ड डेमोक्रेसी है, वहां पे इंडिविजुअल की सॉवरेंटी की ज्यादा ऊंची ऊंची बातें होती हैं। हमारे यहां और जापान में और यूएसएसआर जैसे कंट्रीज में यहां बोला गया कि ओए पहले ऐसे नहीं, स्टेट होता है, मदरलैंड होती है, धरती माँ होती है, तुम्हारी अपने भारत माता होती है, इसकी इज्जत जरूरी है, यहाँ की सिक्योरिटी की हिफाजत करना तुम्हारा भी फर्ज है। खाली ये नहीं अधिकार लेके अपने घर जाके सो गए, नहीं, अपना तुम्हें राइट्स का दायित्व, तुम्हें अपने ड्यूटीज का दायित्व तुम्हें निभाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि हम यहाँ इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं टू फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ देयर सिटीजन्स। जरूरी है देना, बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये चीज समझते समझते आगे बढ़े और हमने एक कमेटी बनवाई पहला तो, और कमेटी तो बाद में बनी, उसके पहले हमारे आंदोलन भी हो गए। आंदोलन तो हमारे यहाँ, हम भारत देश ही आंदोलनों का देश है। आपको याद होगा जेपी मूवमेंट, अगर किसी ने हिस्ट्री थोड़ा बहुत याद हो तो जयप्रकाश नारायण जी, ये गांधी जी के साथ ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे। तो ये बाद में एक स्टूडेंट आंदोलन के बीच में ये जाके बिहार में जाके ये जाते हैं और उस आंदोलन की लीड संभाल लेते हैं, उस आंदोलन की कमान संभाल लेते हैं। तो क्या होता है कि पहले तो स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बिहार सरकार के खिलाफ, ये आए आंदोलन के सामने, आंदोलन के ऊपर आए, और इन्होंने पता नहीं कैसे हुआ कि स्टेट सरकार के प्रति के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था वो घूम के दिल्ली सरकार के ऊपर भी आ गया, केंद्र सरकार के ऊपर भी आ गया। अब जब केंद्र सरकार के ऊपर आ गया, इंदिरा गांधी जी की सरकार है, तो सोच रही है क्या, क्यों कर रहे हो ये सब, क्या है तुम्हें? तो जेपी मूवमेंट हुआ, ऑल्सो नोन एज द बिहार मूवमेंट। ये की मूवमेंट था, ये एक एंटी करप्शन के खिलाफ मूवमेंट था, पॉलिटिकल मूवमेंट था, जहां पे जेपी नारायण जी ने बोला था कि ये बहुत हो गया, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, और ये बच्चे अगर आंदोलन कर रहे हैं तो मेरी मजबूरी है कि इन बच्चों के साथ मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैं एक गांधीवादी आदमी हूं, मैं गांधी जी के साथ रहा हूं और मैंने देखा है कि गांधी जी ने कैसे मासेस के साथ खड़े होकर काम किया है। तो इन्होंने भी अपने बच्चों के साथ जो वहां जो बिहार के जो बच्चे थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ इन्होंने खड़े होकर आंदोलन में खूब नारे लगाए, खूब इन्होंने बातें करी, रैलियां करी, और कैसे न तैसे केंद्र सरकार की तरफ इस आंदोलन को मोड़ दिया कि अगर करप्शन शुरू हो रहा है तो वहां से करप्शन शुरू हो रहा है और नीचे तक आ रहा है, इसको सॉल्व कराओ, इसको सही कराओ। अब ये जब आंदोलन हो रहे हैं, 74 में हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसके साथ साथ पैरेलल प्रॉब्लम और भी चल रही थी, इंदिरा गांधी जी का जो अपना इलेक्शन का जो कैंडिडेचर था वो निरस्त हो गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनका जो इलेक्शन का जो तरीका था उसको बोल दिया कि इन्होंने इलेक्शन में गलत तरीके से काम किया है, इनका इलेक्शन कर दो रद्द। ये केस था राजनारायण वर्सेस राजनारायण। ये राजनारायण जी कौन थे? ये क्या थे? ये इंदिरा गांधी जी के ऑपोजिट खड़े हुए थे, और बाद में इन्होंने केस कर दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि देखो इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन जीता है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो प्रूव हो गया। इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था, जो उन्होंने जीता था चुनाव, वो चुनाव हो गया रद्द। अब वो जब रद्द हुआ तो रात ही रात में लग गई इमरजेंसी हमारे यहां, ठीक है, 25 जून को लगी इमरजेंसी। उसी बीच में हमारे यहां संविधान में बहुत सारा छेड़छाड़ हुई है। अभी अगला चैप्टर अमेंडमेंट का ही है, तब वहां और भी देखेंगे अमेंडमेंट्स। तो इमरजेंसी आ गई हमारे यहां। इंदिरा गांधी जी ने बोला कि राष्ट्रपति जी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है और आर्म्ड रिबेलियन हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले तो आर्म्ड रिबेलियन नहीं, सॉरी, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप पहले तो एक अध्यादेश पारित करो कि आज देश में लग रही है इमरजेंसी, आज से। अब कब तक लगेगी आगे देखेंगे। तो पहले हमारी इमरजेंसी लग गई।
अब इमरजेंसी के दौरान आए इसमें फंडामेंटल ड्यूटी आए, 42वां अधिनियम आया, सब कुछ पूरा ऊपर से नीचे तक हमारा संविधान को फिर छेड़ा गया। तो इमरजेंसी लगी थी हमारा 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए। फिर 25 जून 75 से लेके 21 मार्च 77 तक ये लगी हमारी इमरजेंसी। ठीक है, आ गई। अब इमरजेंसी के दौरान एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी। ये हैं हमारे स्वर्ण सिंह जी। तो सरदार जी को बोला गया कि आप जो हैं, आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो, एक काम करो, कमेटी बनाओ और कमेटी में कुछ अपने साथ ऐसे लोग रखो जो फंडामेंटल ड्यूटी ज्यादा समझते हो, जो समझते हो कि क्या करना है, आगे हमें क्या चाहिए। तो लॉ जो हमारे लॉ मिनिस्टर थे HR गोखले जी, इन्होंने बोला कि हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी की जरूरत दिख रही है, हमको होनी चाहिए। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि हाँ भाई, इन फंडामेंटल ड्यूटीज को आप इंक्लूड करो हमारे संविधान में। फिर स्वर्ण सिंह जी को बोला कि ढूंढो कौन सी ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी को हम लें, क्या क्या ड्यूटी लिखें। तो इनकी जिम्मेदारी दे दी गई कि आप हमको रेकमेंड करो अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने बोला कि सरदार जी प्लीज बताओ हमें, और आपके पास 1 साल है, जो भी है, इस दौरान हमको बता दो कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी हम रखें। इन्होंने बता दी, हाँ ठीक है, अभी बता रहे, रुक जाओ, पढ़ने दो। तो कांग्रेस पार्टी ने ये वाली कमेटी बनाई। ये कमेटी देखो, इस चैप्टर में 2 कमेटी इंपॉर्टेंट रहेंगी, दोनों कमेटी आपको पता होनी चाहिए, एक अभी आगे आएगी, एक ये है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी अपने, और इन्होंने बोला कि नीड एंड नेसेसिटी जो है ये फील हो रही है ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी, जब 75 से 77 ये है नेसेसरी इस समय। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन थे कि इंक्लूजन ऑफ पूरा एक नया सेपरेट चैप्टर डाल दो फंडामेंटल ड्यूटी का इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा एक नया चैप्टर। अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सारे चैप्टर हैं। पार्ट 1 में क्या है, यूनियन, पार्ट 2 में क्या है, नागरिकता, पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में DPSP। तो अब इसको कहां डालोगे आप? तो इन्होंने कहा कि काम करो, एक नया चैप्टर ही पूरा डाल दो, बीच में हमें जगह दिख नहीं रही है, यहाँ पे एक नया चैप्टर बना दो पार्ट 4A के नाम से। इन्होंने कहा अच्छा बन जाएगा, कि हाँ बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंटर में इसको एक्सेप्ट कर लिया, जो जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। ये सारे मंत्री दल देखो खड़े हुए हैं और इंदिरा जी को ये बता रहे हैं कि मैडम ये है हमारी प्रस्तावना, लो इसको आप पढ़ लो, और ये सबके सामने दस्तखत कर रही है, उसको ऑफिशियल कर रही हैं। तो ये हुआ। अब इसके बाद जब 42nd अमेंडमेंट आया, उसी बीच में ही 42nd अमेंडमेंट में ही फंडामेंटल ड्यूटीज को घुसेड़ दिया गया कि तुम भी चलो चलो संविधान में आ जाओ, और ये हमेशा के लिए अब आ गए। अब क्या हुआ, जब ये अमेंडमेंट आया तो पार्लियामेंट में विरोध भी हो रहा है। पार्लियामेंट कह रहा है कि अरे क्यों, और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जो है बहुत खिलाफ बातें भी कर रही हैं, क्यों डाल रहे हो फंडामेंटल ड्यूटी, क्यों डाल रहे हो। इसके बाद दूसरी सरकार आएगी इनके जाने के बाद, पर वो भी सरकार कई सारे 44, 43rd, 44th अमेंडमेंट में इनके लाए हुए कई सारे प्रावधान हटा देगी, पर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं हटाएगी। जो सरकार आती है उसको लगता है कि हाँ चीज तो बढ़िया है, फंडामेंटल ड्यूटी क्यों हटा रहे हो, अच्छी बात है, पर लेकिन उस समय विरोध करना होता है क्योंकि नेतागिरी करना ही यही होता है बस। अब इसके बाद 42nd अमेंडमेंट पहले वहीं पे रहते हैं। तो इसने हमारे यहां एक नया पार्ट 4A नया चैप्टर जोड़ दिया। पार्ट 4A, अगर पार्ट 4 DPSP है तो पार्ट 4A हमारा बन गया फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजंस, नॉट ऑफ द स्टेट। अब इसमें खाली एक ही आर्टिकल आया है, दैट इज आर्टिकल 51A। बस एक आर्टिकल एक ही है। इस 51A के अंदर 10-11 चीजें हैं, पर 51A इकलौता एक ही आर्टिकल है इस पार्ट 4A चैप्टर में बस। और ये आर्टिकल 51A क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू ... फिर उसके बाद ABCDEFG सारे आ जाएंगे। ठीक है, इसने पहली बार हमारे सारे स्पेसिफाई कर दिया, हमारे सारे कोड ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी 10 ही थी क्या, सरदार जी ने क्या खाली 10 दी थी ड्यूटी, क्या इन्होंने और भी कोई दी थी, क्या इन्होंने कोई ड्यूटी ऐसी दी थी जो हमने नहीं मानी? जी हां, ऐसा नहीं था कि इन्होंने जितनी दी हमने सारी सारी डाल दी, नहीं, हमने उसमें कुछ बदलाव भी किए। क्या हुआ, स्वर्ण सिंह जी ने बोला था कि आप इनकॉर्पोरेट करो हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूडेड 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, क्या है जो इन्होंने दी और जो हमने नहीं मानी? तो जो इनकी कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, जो एक्सेप्ट नहीं हुई, वो थी कि अगर कोई अपनी ड्यूटी को नहीं निभाएगा तो हम उस पर लगाएंगे पेनल्टी, हम उसको देंगे पनिशमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ सच पेनल्टी और पनिशमेंट एज मे बी कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर एनी नॉन कंप्लायंस और रिफ्यूजल टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द ड्यूटीज। के पार्लियामेंट पे पावर है कि वो ऐसी कोई पनिशमेंट दे सकता हो जो एप्रोप्रिएट हो, जो उनको दी जाएगी जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाएगा। ये सरदार जी ने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि ऐसी भी करो। दूसरी बोली कि कोई भी अगर कानून बनेगा जो ऐसी पेनल्टी पनिशमेंट देता है
तो उसको कभी भी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, कि उस पर कभी भी उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी कि ऐसा कानून क्यों है, अगर ये कानून वायलेट कर रहा हो कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट को भी। ठीक है, ये बोला इन्होंने कि पार्लियामेंट में पावर है पनिश करने की, और पनिश करने के लिए वो जो कानून बनाएगा उस कानून को कभी चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में, चाहे फंडामेंटल राइट का वायलेशन ही क्यों ना हो रहा हो। तीसरी उन्होंने बोला ड्यूटी टू पे टैक्सेस, टैक्स देना आपकी एक ड्यूटी है, टैक्स देना आपका ड्यूटी है, हमने नहीं मानी। अब सरकार ने ये जब रिकमेंडेशन पढ़ी ना, सरकार ने कहा नहीं 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 ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो जाएगा, अभी रुक जाओ अभी रुक जाओ। कहां से टैक्स देंगे? 1976 इनकम कितनी है लोगों की, कितने अंबानी कितने टाटा बिरला उस समय थे ही जो टैक्स दे पाए? कुछ भी नहीं, कुछ थे ही नहीं लोग, टैक्स देने वाली पॉपुलेशन थी ही नहीं हमारे पास। खैर आज भी बहुत ज्यादा नहीं है, पर आज तब भी लोग टैक्स दे रहे हैं, हम और आप टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो हमने देखा कि उस समय ऐसी 3 रिकमेंडेशन को नहीं मानना वॉज अ रीजनेबल सजेशन, वॉज अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट कि भाई ये मत मानो, क्या करने जा रहे हो, देश हमारा अलग बन जाएगा भाई, देश में तो फिर तो लोग एकदम सुबह सुबह एकदम सतर होकर निकलेंगे बाहर, ऐसा मत करो, लोगों को आजाद रहने दो, लोगों को खुला रहने दो। इन ड्यूटीज को, ऐसे ड्यूटीज को मत, ऐसे काम मत करो कि ड्यूटीज को ना निभाना एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाए, और पनिशेबल ऑफेंस बनने के लिए जो कानून बनाया जाएगा उस कानून पे कोई चर्चा भी नहीं हो सकती किसी कोर्ट में। ये सॉरी ज्यादा हो जाएगा बच्चों के लोगों के लिए, इसको रहने दो ऐसे ही। हमने ये नहीं मानी। अब हमने जो मानी वो क्या है? हमने मानी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, के हम संविधान का बिल्कुल संविधान का कर्तव्य निष्ठा पूरी पालन करेंगे, सब कुछ अच्छे से करेंगे, और हमारा संविधान जिन आइडियल्स पे, जिन आदर्शों पे बना है, जिन संस्थानों में ये बना है, हम उस संस्थान का सम्मान करेंगे, नेशनल फ्लैग का सम्मान करेंगे, नेशनल एंथम का सम्मान करेंगे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द नेशन। मतलब क्या है कि हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो वर्ल्ड का अकेला इकलौता यूनिक भाई ये संग्राम है हमारा। अगर आप बिपिन चंद्रा जैसी कोई किताब पढ़ेंगे तो उस किताब में आप पाएंगे कि वो शुरू में लिखते हैं कि ऐसा स्वतंत्रता संग्राम किसी और देश का नहीं हुआ है, कि हम अलग अलग फेजेस से गुजरे हैं, हम अलग अलग तरीके से, पहले हम मिन्नतें करी, पहले हमने प्यार से बोला, पहले हमने आराम से बोला, हमने उनसे होम रूल मांगा, हमने स्वराज मांगा, जब नहीं सुन रहे हैं हमने बम मार दिया, जब नहीं सुन रहे हैं हमने क्विट इंडिया मूवमेंट कर दिया। तो हमारा पूरा दौर से गुजरा है संविधान, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस फ्रीडम स्ट्रगल के जितने जो हमारे आदर्श थे, चाहे गांधी जी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे किसी और के हों, हम उन आदर्शों का, उन नोबल आइडल्स का हम बिल्कुल उन्हें फॉलो करेंगे, उनको हम याद करते रहेंगे कि बहुत ज्यादा कुर्बानी देके हमको आजादी मिली है, जो आज हम आजादी एंजॉय कर रहे हैं। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, कि भाई हम देश की अखंडता, सुरक्षा, संप्रभुता का पूरा सम्मान करेंगे, किसी को कोई देश से ऊपर कोई नहीं। ये बात हो गई। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कि हम देश की सेवा भी करेंगे और देश जब हमें पुकारेगा, जब धरती माँ हमें बुलाएगी, भारत माता हमें बुलाएगी तो हम जाएंगे, चाहे बॉर्डर पे जाना पड़े, चाहे कहीं दिल्ली में बैठ के काम करना पड़े, चाहे मुझे ऑफिसर बन के देश की सेवा करनी पड़े, मैं करूंगा, ऐसी बात। टू प्रमोट हार्मनी, सामंजस्य, के प्यार मोहब्बत आपस में एकदम, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, फ्रैटर्निटी, एकदम भाईचारा की भावना, और ये सारे लोगों में होनी चाहिए। और कोई भी धार्मिक, कोई भी लिंग्विस्टिक, मतलब कोई भाषाई तौर पर किसी भेदभाव मत करना, या किसी भी रीजनल पे कोई किसी का प्रांतवाद क्या है, किसी का कोई सेक्शन क्या है, किसी का कोई संप्रदाय क्या है, किसी की जात क्या है, ये सब चीजों से, धर्म से ऊपर उठ के हम एक दूसरे इंडियंस के प्रति भाईचारे की भावना से, हार्मनी के साथ हम रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कोई कटुता नहीं, कोई कड़वाहट नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कॉम्पोजिट कल्चर, कि हमारी कितनी धरोहर है, हमारे यहाँ बृहदेश्वर मंदिर से लेके हमारे यहाँ कुतुब मीनार तक है, हमारे यहाँ, मतलब आप समझ रहे हो, हमारे सोमनाथ मंदिर भी है, हमारे यहाँ ताजमहल भी है। तो हमारे यहाँ जो इतनी धरोहर है, हमारी इतनी विरासत है, इस हिस्ट्री, इस रिच हिस्ट्री की, इस कल्चर की, हम उसको प्रिजर्व करेंगे। वहां जाके कहीं भी कुतुब मीनार पे टीना लव्स रिंकू ये सब नहीं लिखेंगे, ये कोई गंदा नहीं करेंगे। कोई जो पुराना ऐसा जो हेरिटेज का पार्ट है हमारा, जिसको एएसआई हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे हम ही क्यों ना खुद उसको मान रहे हो कि साहब ये हमारी धरोहर है, हम इसको बचा के रखेंगे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इसको देख सके कि कौन लोग होते थे, क्या लोग थे ये जो ये ऐसा बना के गए हैं। और साथ ही टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट,
हमारे आसपास का हमारा वातावरण, हमारे आसपास के हमारे जंगल, हमारे झीलें, हमारी नदियां, हमारे वाइल्ड लाइफ, जितने हमारे पशु पक्षी हैं, और टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ये बहुत अच्छा है, ये एक्चुअली बहुत अच्छा है। इसने बोला कि आज का हमारा जो वातावरण है बहुत पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा यहाँ पे, बहुत ज्यादा यहाँ प्रदूषण है भैया, इसको हमें बचाना है। हमारे जितने जंगल हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हमारे जितने पशु पक्षी हैं जो आज एंडेंजर्ड हैं, जो लुप्त होने के कगार पे हैं, हमें उनको संभाल के रखना है, उनको बचाना है, उनको उस वातावरण को इंप्रूव करना है ताकि और अच्छे सर्वाइव कर सके। और इसके अलावा टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। हर जीव जंतु जो जो जीवित है, जो सांस लेता है, जिसके अंदर जान है, हम उसके प्रति एक कंपैशन की भावना रखेंगे, एक उसके प्रति एक कंपैशनेट होकर काम करेंगे। कंपैशन मतलब होता है प्यार। तो ये कई बार हमारे जजेस ने भी, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी बोला हुआ है, और हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग भी हमको सिखाते हैं कि अगर कोई भूखा बेजुबान आपके दर पे आया है तो ये इट्स इनकम्बेंट अपॉन यू, ये आपका फर्ज है कि आप उसको एक वक्त का खाना खिला दो, क्योंकि वो भूखा बेजुबान ये डर को फांद के आया है कि आप उसको मार भी सकते हो। अगर आपको आपके घर पे आया है, भरोसा करके आया है कि आपको एक वक्त का खाना मिल जाएगा, इस गर्मी से राहत मिलेगी, थोड़ी देर वो कहीं सो सकेगा, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके इस भरोसे को टूटने ना दें, उसको उस वक्त के लिए रोटी, दही, चावल, दूध, कुछ ना कुछ उसको ऐसा दें जो जिससे उसका उस समय पेट भर जाए। ये हमारी मानवता की पहचान है। यही गांधी जी भी कहते हैं कि एक सोसाइटी का मेजर इससे चेक हो जाता है कि वहां बेजुबानों को कैसे ट्रीट किया जाता है। आप देख रहे हो कैसे पाकिस्तान में बेजुबान कुत्तों को मार दिया जाता है, कैसे केरला में बेजुबान कुत्तों को मारा जा रहा है, कैसे कहीं और चाइना में जहां जिंदा जानवर के साथ क्रूरता होती है। तो ये उस सोसाइटी की पहचान है कि ये सोसाइटी अभी कितने गर्त में है, कितने ज्यादा लोअर अभी इनका मेंटालिटी है। ये ह्यूमंस भी नहीं है कि किसी बेजुबान को उसके दर्द को, तकलीफ को समझें। ये हमारा संविधान ये भी हमको सिखा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक मुझे दिखता है तो ये है कि हमें आने वाले वातावरण को, आने वाले बच्चों के लिए हम इस वातावरण को ऐसा छोड़ के जाएं कि वो देख सके कि हाँ, हमारे पीछे जो पुराने लोग थे वो अच्छे रहे थे। नाउ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। ये भी अच्छा है। इसका मतलब है कि हम कोई अंधविश्वासी बातें नहीं करेंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत रहता है। अरे भूत नहीं होता है, पीपल के पेड़ के नीचे CO2 होती है, गैस होती है रात में, इसलिए वहां थोड़ा सा चोकिंग होने लगती है। ये वाली बातें नहीं होंगी, साइंटिफिक बातें होंगी, ठीक है, ह्यूमनिज्म की बातें होंगी, कि इंसानियत वाली बातें होंगी। ये नहीं कि कोई काला जादू हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। और एक स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आप करोगे कि ऐसा है तो क्यों है, क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह। हम इंक्वायरी करेंगे, हमारे अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए कि हम हर चीज के क्यों की तरफ जाएं, और अगर उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ खराब चीज है, तो उसको रिफॉर्म करें, उसको सही करें। सती प्रथा बैन कर दी, हटा दी हमने। चाइल्ड मैरिज हमें लगा ये गलत है, खराब है, हमने हटा दी इसको। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसको संभाल के रखेंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी माने हमारे सरकारी दफ्तर, हमारे सरकारी बस स्टैंड, हमारी सरकारी कोई भी ऐसी जगह जहां पे किसी आने जाने के लिए कोई कभी रोक टोक नहीं होती है, ठीक है। म्यूजियम हुए या कोई नेशनल पार्क हुए, तो ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी जो सरकार की है, जो स्टेट की है, उसको हम सेफगार्ड करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे। ये एक चीज है, हम ये चीज कभी नहीं करेंगे। इस चीज से एब्जॉर्ब करना है। जो आदमी ये काम कर रहा है वो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, बस। और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी ने हिंसात्मक कार्रवाई करी, किसी ने अगर हथियार उठा लिए, किसी ने अगर हाथ उठाया, किसी ने अगर नुकसान किया पब्लिक प्रॉपर्टी का, वो संविधान के साथ नहीं है, बस। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। बहुत सरल है, थोड़ी लैंग्वेज टफ है, बट लेकिन बहुत ही सिंपल आर्गुमेंट है ये। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बस आप डेवलपमेंट की तरफ बढ़ो, कि आप अपने इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव दोनों एक्टिविटी में आप ऐसे रहो कि आप अपने लाइफ के हर डायमेंशन को आगे ले जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जब सब लोग ऐसा करेंगे तो नेशन ऑटोमेटिकली विल राइज टू अ हायर लेवल ऑफ एंडीवर एंड अचीवमेंट। कि फिर तो देश भी हमारा, अब इसरो है तो इसरो काम कर रहा है, पूरे देश का नाम हो रहा है उससे। पूरे के सिवान जी, याद है जब के सिवान जी जब रोए थे कि पिछली बार जब मंगलयान, जब चंद्रयान, जब इसकी लैंडिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो सिवान जी बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे और बहुत रोए थे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने उनको ढाढ़स बनाया था, बोला था कि नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम, और ये होना चाहिए लीडरशिप।
जब लीडर आपका पूरा आपके साथ खड़ा हो, बोले कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इस बार ऐसा हुआ, अगली बार फिर करेंगे और अच्छे से करेंगे, और किया हमने। अब देखना 40 दिन बाद जब ये रोवर वहां पहुंचेगा, और देखना था उस हमारे इसरो की हमारी हैसियत कि कैसे ये लोग कर रहे हैं। नाउ एक और चीज, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वर्ल्ड बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 14 ईयर्स। ये बाद में ऐड हुआ है, यहां तक जो थे वो शुरू में थे 10 जो आए थे 42वें में। फिर इसके बाद 86 अमेंडमेंट आया, इसने 2002 में एक नया आर्टिकल, एक नया सब क्लॉज डाल दिया 51A में, जो था 11वां, जिसने बोला कि हर उस नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है जो भारत में रहता है कि वो अपने बच्चों के लिए, कोई भी उसके बच्चे हो, चाहे लीगल बच्चा हो चाहे बायोलॉजिकल बच्चा हो, लीगल माने कोई एडॉप्टेड हो, कोई आपका बायोलॉजिकल ना हो पर आपका हो सकता है दूसरी शादी से हुआ हो, जैसा भी हो, अगर आपका बच्चा है और वार्ड है जो भी है, तो 6 से 14 साल के बच्चे को आपको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी कंपलसरीली देनी है। भले ही एजुकेशन बच्चा ना ले, उसका मन नहीं है पढ़ने का, मत पढ़े, पर आप उसको अपॉर्चुनिटी एजुकेशन की दिलवाने से रोकोगे नहीं। अगर आप उसको भाई प्राइवेट स्कूल में दाखिला नहीं दिला पा रहे हो, सरकारी स्कूल में भेजो, सरकारी में भेजो, देखो वहां फीस नहीं है, वहां सब मिलेगा उसको। पर आपको 6 से 14 साल के बच्चे को जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपको वो दिलवानी ही दिलवानी है, उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि नहीं देंगे, नहीं कराएंगे, ये नहीं करेंगे। अब इन फंडामेंटल ड्यूटी से क्या क्या मिल रहा है हमको, ये देखते हैं। तो ये हमारी पहली हमें एक चीज दिखी, मॉरल एंड सिविक ड्यूटीज है। ये कुछ ड्यूटी तो ऐसी हैं जो खाली बस हमें मॉरल लेसन है हमारे लिए कि हमें करना ही करना है, ये जरूरी है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे क्या क्या, चेरिशिंग द नोबल आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज अ मॉरल प्रिसेप्ट, कि भाई कोई इस बात पे मुझसे खुंदस नहीं खा सकता है कि मैं एक क्रांतिकारी को अच्छा मानता हूं, एक को नहीं मानता हूं, ठीक है। ये मेरा मोरालिटी है कि मैं अपने उन क्रांतिकारियों का सम्मान करूं, उनको तहे दिल से उनको याद करूं कि बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का, जिन्होंने हमारे लिए जाने दी, हमारे लिए काला पानी में चले गए, वापस ही नहीं आ पाए, वहीं के वहीं मर गए, दफन हो गए, और उसके बाद आज तक उन्हें पता नहीं चल पाया जिंदा होते हुए भी कि हम आजाद हो चुके हैं। ऐसे भी लोग थे। तो हम उन लोगों का सम्मान करते हैं, उनको चेरिश करते हैं, अच्छे से याद करते हैं कि सर क्या बात है, सर क्या आप लोग थे उस समय। आप लोग उस समय पहली बात तो ये मैं मानता हूं कि उस समय पॉलिटिशियंस नहीं थे, उस समय कोई पॉलिटिशियन नहीं थे। उस समय जो लोग थे वो थे स्टेट्समैन, वो थे महानायक, वो लोग थे। ये इन्हें क्या फर्क पड़ रहा था, इन्हें क्या चाहिए था कि हमें धन संपत्ति हो जाए, हम करप्शन कर दें, हम ये कर दें। ये लोग महानायक थे यार। इन लोगों ने देश की आजादी के लिए कहां कहां नहीं पैदल चल रहे हैं। लोग सोलापुर से लेकर दिल्ली चले गए पैदल पैदल, ना उस समय कोई घोड़ा गाड़ी ना कुछ, चल रहे हैं, जा रहे हैं दिल्ली से दिल्ली आंदोलन करने, और रास्ते भर में पूरे गवर्नर साहब की प्रोविंस की सारी फौजें लगी हुई हैं, पुलिस लगी हुई है, लोग रोक रहे हैं, घेर रहे हैं, पिटाई हो रही है। लेकिन नहीं, उस समय इनको एक धुन थी कि देश आजाद कराना है। एक ही धुन में, एक ही नशे में चल रहे थे कि साहब देश की आजादी के बिना कोई दूसरी बात नहीं करेंगे, हमें कोई और बात ही नहीं है, बाकी सब बातें बाद में, पहले अंग्रेजों को बाहर करो। तो इस मॉरल लेसन को मैं कभी भूलूंगा नहीं। इस मॉरल लेसन को मैं सबको नोबल, ये सारे जितने आदर्श जो आइडियाज थे, जो इतने ज्यादा ऐसे ये जो प्रिंसिपल्स थे इन लोगों के, मैं उनको याद करूंगा, उनको अपने अंदर समाहित करने का मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी ऐसा कुछ इनके नाखून के बराबर भी अगर मैं बन गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। नाउ रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज अ सिविक ड्यूटी, क्योंकि हमारे यहां एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू, प्रिवेंशन ऑफ, अब आपको पता होगा एक कानून है हमारे यहां, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स, इंसल्ट्स। अब बहुत लंबा नाम है तो मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, नेशनल ऑनर्स, ठीक है। ये एक्ट है बकायदा, नेशनल ऑनर्स एक्ट। तो इस एक्ट का मतलब क्या है कि इस एक्ट ने पूरा एक पूरा आपको खाका दे दिया है। इस कानून ने आपको एक बता रखी है कि अगर नेशनल फ्लैग कहीं लगाया जा रहा है तो नेशनल फ्लैग का एक लगाने का एक तरीका होना चाहिए, उसको अनफल करने का एक तरीका होना चाहिए, वो किसी और जो होते हैं और दूसरों के झंडे के नीचे नहीं होना चाहिए, या जो फ्लैग का डायमेंशन क्या होना चाहिए, किस कपड़े का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में आता है। तो और जब भी कहीं नेशनल एंथम बजेगा, ये मेरी एक सिविक ड्यूटी है कि अगर मैं सुबह सुबह कहीं जा रहा हूं, 6 बजे साइकिलिंग जा रहा हूं, साइकिल पे जा रहा हूं, और मैंने सुना कि किसी स्कूल में राष्ट्रगान हो रहा है, मैं अपनी साइकिल से उतर के वहां खड़ा हो जाऊं अटेंशन पोजीशन में, और 52 सेकंड के लिए मैं उस राष्ट्रगान को खुद भी गाऊं और अपने अंदर समाहित करूं। उस समय गुरुदेव के जो इस समय जो इनके जो इसमें जो लिरिक्स हैं, जनगण मन, इस पूरे लिरिक्स को मैं अपनाऊं और देखूं कि
भारत माता की जय। ठीक है, बस मुझे करना ही करना है। नाउ एक और चीज जो इनसे जो इन ड्यूटी से मिलती है वो है विच हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, माइथोलॉजी, रिलीजन एंड प्रैक्टिसेस। कि कई ड्यूटी तो ऐसी हैं जो हमारे खुद ही हमारे इंडियन माइथोलॉजी में दिखती हैं कि हम अपने कल्चर को प्रिजर्व करेंगे। हम हमारा धर्म कहता है कि हम सब जानवरों के प्रति बिल्कुल प्यार मोहब्बत से, कंपैशन के साथ रहेंगे, किसी और जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा और भी हमारे धर्म और हमारे ट्रेडिशन कहता है कि हम भाईचारे की भावना से रहेंगे। ये सारी हमारे धार्मिक, हमारे माइथोलॉजी से, हमारे कल्चर ट्रेडिशन से, परंपरा से हमारे ये सब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। तो कोई एलियन बातें नहीं है कि कोई अपने आप से कहीं बाहर किसी दुनिया से, बाहर किसी देश से हमने सुना, वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। नहीं, ये हमारे भी एक टेनेट्स का पार्ट है। हमारा जो कल्चर है उसका भी हमारा एक इसमें फंडामेंटल ड्यूटी में झलकता है कि हमारा सनातन धर्म, हमारा कैसा अखंड भारत शुरू में हमारा कैसा रहा था। तो ये उसका भी एक परिकल्पना है फंडामेंटल ड्यूटीज। नाउ कमिंग टू एक और फीचर, ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली एंड डू नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। ठीक है, जो भारत का नागरिक होगा, जो पार्ट 3 के तहत हमारे इंडिया में सिटीजन है, जिसके पास हमारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट क्या, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, जो भी है, ठीक है, तो हमारे सिटीजन्स के लिए ही ये ड्यूटी है कि भैया आप इन ड्यूटीज को पढ़ लेना, इन ड्यूटीज को समाहित कर लेना और इन ड्यूटीज के साथ हमारे देश की सेवा करना। अच्छी बात है। अब हम किसी फॉरेनर को जो इंडिया में घूमने आया है, हम उसको पकड़ के बोलते हैं चलो भाई, चलो भारत माता बुला दी तुम्हें, तुम भी चलो। कहेगा सर मैं तो आया था 2 हफ्ते की छुट्टी पे, अंडमान घूमने आया था, आप मुझे ले गए लद्दाख में, मैं क्या करूंगा। तो ये चीज उसके लिए नहीं है। जो फॉरेनर बाहर से आया हुआ है, जो यहाँ पढ़ाई करने आया है, या जो यहाँ मेडिकल अपना ट्रीटमेंट करवाने आया है, कोई अपना इलाज करवाने आया है, हम उससे कहते हैं कि नेशनल एंथम बज रहा है, खड़ा हो जा चल। अब वो कहेगा मैं सम्मान में खड़ा हो रहा हूं, मैं दिल पे हाथ रख के आपके नेशनल एंथम की सम्मान कर रहा हूं, पर ये उसके लिए ड्यूटी उसके लिए नहीं है, ये नागरिकों के लिए ड्यूटी है। ये मेरे लिए ड्यूटी है कि मैं जनगण मन अधिनायक जय हे पे ऐसे खड़ा हो जाऊं। ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि इस नेशनल एंथम के लिए जिन लोगों ने अपनी जान आहूत करी है, मैं उनको याद करते हुए इस एंथम को गाऊं, गुनगुनाऊं और इस एंथम का पूरा रिस्पेक्ट सम्मान करूं। ठीक है, अब ये उस फॉरेनर के लिए प्रॉब्लम बन जाएगा अगर उसने मान लो देश में रह के हमारे झंडे को पैर तले कुचल दिया, उसके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी ये। पर ये उसकी ड्यूटी नहीं है, कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बन रही है कि उस झंडे को लेके वो 3/2 के रेशियो में झंडे को ढूंढे, फिर उसको टांगे, फिर उसको अनफोल्ड करे, वो काम हमारे लिए। पर अगर उसने डिसरिस्पेक्ट किया तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं कि तूने किया कैसे, हमारा झंडा है ये, इस झंडे के पीछे इस कपड़े के लिए तो कितने लोगों ने अपनी जान दी है, इस तिरंगे के लिए। तो अभी एक और है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये नॉन जस्टिशिएबल है। मैंने आपको बताया था नॉन जस्टिशिएबल क्या होता है। नॉन जस्टिशिएबल मीनिंग कि आप कोर्ट्स कैन नॉट कांट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कांट एनफोर्स व्हेन वायलेटेड। आसान है समझना कि मान लो अगर इन ड्यूटीज का उल्लंघन हो रहा है, इन ड्यूटीज को लेके कोई आपको ये बोल रहा है कि तुम क्यों नहीं ऐसा कर रहे, करो, नहीं करोगे तो कोर्ट चले जाऊंगा, चले जा देख लेते हैं। तो कई ऐसी ड्यूटी हैं जो नॉन जस्टिशिएबल हैं, जिनको एनफोर्स कराने के लिए या तो कानून लेके आओ, जैसे झंडे के अपमान के लिए हमारे पास कानून है प्रॉपर, राष्ट्रगान के लिए अपमान के लिए हमारे पास कानून है प्रॉपर, जितने भी नेशनल ऑनर्स हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग या कोई भी नेशनल एम्बलम, तो इनके डिसरिस्पेक्ट के लिए, इनके इंसल्ट के लिए हमारे पास प्रावधान है। अब जिनकी जो प्रावधान नहीं है, कोई मुझसे कह रहा है कि तुम पीपल के पेड़ पे क्यों धागा बांधते हो, तुम साइंटिफिक नहीं हो, तुम तो एकदम पुरातन आदमी हो, तो और तुम साइंटिफिक टेम्पर नहीं फॉलो कर रहे हो, तो मैं जा रहा हूं कोर्ट में। मैं कहा जा चले जा, ये मेरा अपना धर्म है, ये मेरी अपनी मानसिकता है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं जाऊंगा। तो फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिशिएबल इसीलिए डाली गई, जैसे डीपीएसपी थे। डीपीएसपी याद है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो नॉन जस्टिशिएबल हैं कि स्टेट एंडीवर करेगा, स्टेट प्रयास करेगा कि सब तरफ खुशहाली हो, वेलफेयर स्टेट हो, ये हो, वो हो, सब कुछ हो, पर अगर नहीं पूरा कर पा रहा तो कोर्ट मत पहुंच जाना कि साहब देखो क्यों नहीं पूरा कर रही है। अब डीपीएसपी की तरह फंडामेंटल ड्यूटी को मैंने बोल दिया ये नॉन जस्टिशिएबल है, खाली फंडामेंटल राइट्स जो होंगे, फंडामेंटल राइट्स ये होंगे जस्टिशिएबल, कि अगर इनका उल्लंघन हो गया तब तो चलो बेटा कोर्ट, ये तुमने कैसे पूरे होने नहीं दिए, बस। डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी आर नॉन जस्टिशिएबल। मोर ओवर, अब ये सुन लो, देयर इज नो लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर violation. However, the parliament is free to enforce
to enforce them by suitable legislation. साफ बात है कि कोई लीगल, कोई हमारे पास कोई सैंक्शन नहीं है, कोई मनाही नहीं है कि ये वायलेट हो गया तो ये होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. हाँ, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट ने पावर दिखाई भी है समय समय पे. जैसे जो आर्टिकल 51A में आखिरी वाली फंडामेंटल ड्यूटी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन के लिए पार्लियामेंट ने फिर एक एक्ट पास किया है, एजुकेशन राइट्स, ठीक है, राइट टू एजुकेशन. अब उसको मनवाने के लिए हमने पूरा एक नया, पूरा पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया पूरा करके हमने पूरा नई स्कीम बनाई, सब कुछ किया, इंप्लीमेंट कराया उसको, ताकि फंडामेंटल ड्यूटी पूरी हो जाए. ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है पार्लियामेंट अपनी हैसियत दिखाए और एक नया कोई कानून ला दे कि अगर आज से सब लोगों को मनवाना है कि सब लोग जो हैं वो भाई राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे या वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उसके लिए कानून हो सकता है लाना पड़े. कल को कानून आए भी हैं, कानून आगे पढ़ते भी हैं, क्या क्या आए हैं. अब पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट कर सकती है कि कुछ ना कुछ नए कानून ला दे, नया कुछ भी एक आर्टिकल ला दे, एक नया एक्ट पास कर दे कि ये जरूरी है इस बार से फॉलो करना, अब फॉलो करो. अब फॉलो नहीं हुआ फिर सजा मिलेगी. तो अब इसका देखो फंडामेंटल ड्यूटी का क्रिटिसिज्म, आपको कुछ कुछ नाम पता होने चाहिए. जैसे डी चावला जी, तो ये क्या हैं? ये थे एक नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एडवाइजर, दिल्ली के ये चेयरमैन थे. तो इन्होंने भी कई बार क्रिटिसाइज किया है. अब जब भी आप क्रिटिसिज्म, अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज प्लीज कभी भी अपनी ओपिनियन मत देना. यू आर नो वन, आपकी कोई ओपिनियन नहीं हो सकती है. आप खाली ओपिनियन कोट कर सकते हो और एक्सपर्ट्स की, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो मान लो सोसाइटल एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिफिक एक्सपर्ट्स हैं, किसी फील्ड के, उनको नॉलेज बहुत ज्यादा है. अब डी चावला जी की हैसियत है, ये चेयरमैन रहे हैं नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स के, तो इनकी बात में दम होगा. मैं कौन हूं? मैं एक प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ बच्चा हूं जो खाली मेंस पहली बार लिख रहा है, और उसको उसकी ओपिनियन क्या हो सकती है भाई? वो तो अभी अभी जस्ट आया है, उसने पॉलिटी की झलक देखी है, अभी तो उसने लॉ पढ़ा ही नहीं है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स नहीं पढ़ा है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पढ़ा है, कोई भी अभी उसकी ओपिनियन मैटर नहीं करेगी. जिनकी करेगी वो है एक्सपर्ट्स. तो इन लोगों की कभी भी जब आप राय लिखना, कभी संविधान में क्रिटिसिज्म जैसी कोई चीज अगर लिख रहे हो, तो प्लीज मेंशन द एक्सपर्ट्स, प्लीज मेंशन द पर्सन, प्लीज मेंशन द पर्सनैलिटी जो ऐसी बात बोल रहा हूं. अब जो ड्यूटीज की लिस्ट है वो पूरी नहीं है, पहली बात तो पूरी है ही नहीं, क्योंकि सरदार जी ने जो बोला था कि वोट डालना, पेइंग टैक्स करना, सॉरी टैक्स पे करना, फैमिली प्लानिंग करना, ऐसी चीजें तो है ही नहीं. अब स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि टैक्स पे करना तो ड्यूटी होनी चाहिए, इस ड्यूटी को आप इनकॉर्पोरेट करो. सरकार ने बोला कहां, कौन दे रहा है टैक्स? देख रहे हो क्या टैक्स आ रहा है? ये टैक्स आ रहा है डायरेक्ट टैक्स, एकदम एकदम चिल्लर आ रहा है डायरेक्ट टैक्स, कुछ है ही नहीं. और क्या टैक्स लोगे? और क्या इनसे लिवा लोगे? बेचारों पे है ही नहीं कुछ देने को इंडियंस में. तो हमने उस समय बोला कि भाई मत रखो. तो ऐसे ही हमने फैमिली प्लानिंग जैसी कोई हमने ड्यूटी को कभी इन्वॉल्व नहीं किया आज तक. फैमिली प्लानिंग माने कि भाई हम दो हमारे दो, या ऐसा नहीं कि एक आदमी के 6 बच्चे हो रहे हैं, 10 बच्चे हो रहे हैं, ये फीजिबल नहीं है, वायबल नहीं है. फैमिली प्लानिंग अच्छे से करो, 2 बच्चों के बीच में गैप करो, ताकि जो माता की हेल्थ पे कोई इशू ना आए, कोई उनके ऊपर प्रॉब्लम ना आए. या वोट डालना हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, ये भी नहीं है. वोट डालना हमारी एक ड्यूटी जरूर है, मॉरल ड्यूटी है, पॉलिटिकल ड्यूटी है, डालना चाहिए. वोट डालना हमारा अधिकार भी है, पर हमने इसको फंडामेंटल ड्यूटी में लिखा नहीं है, लिख देना चाहिए था. नाउ डी चावला जी कह रहे हैं कि ड्यूटीज जो है बहुत ही वेग हैं, बहुत ही एम्बिग्यूअस हैं और डिफिकल्ट है समझने में कई लोगों के लिए. क्या क्या लिख रहे हो आप? नोबल आइडियल्स लिख रहे हो आप, कॉम्पोजिट कल्चर लिख रहे हो आप, ऐसी बात है, साइंटिफिक टेम्पर लिख रहे हो आप. ये बहुत हैवी वर्ड्स हैं. अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटी बोलनी थी कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, तो आसान भाषा में लिख दो. ऐसी लिख दो जो खाली लॉयर्स ना समझें और लोग भी समझ लें. सब लोग, भाई मैं तो समझ जाऊंगा, मुझे आती ही समझना, मुझे इंग्लिश भी आ गई है, मुझे लीगलीज समझने में समझ में आ गई है, तो मैं तो समझ जाऊंगा. पर एक कॉमन मैन जो राशन की दुकान में बैठे हुए हैं, कोई मेरे चाचा जी, उनको मैं समझाऊं कि सर ऐसा है, आपको भी चाचा जी आपको समझना है कि आपकी ड्यूटी बनती है साइंटिफिक टेम्पर फॉलो करने की, आपकी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए. कहेंगे क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई, क्या हो गया तुझे, क्या चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, ये आपका आर्टिकल 51A कहता है हम सबके लिए. बोलेंगे हिंदी में बता क्या मतलब है. तो ऐसा आप बोलते कि हिंदी में बता ना, आराम से बता, अच्छे से बताओ. और इतने आपने नोबल आइडियल्स, इतना वेग वर्ड यूज कर दिया है कि नोबल आइडियल्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. तो अब हो सकता है कोई किसी के लिए फ्रीडम स्ट्रगल का नोबल आइडल हो असेंबली में बम मारना. भगत सिंह जी ने किया था.
भगत सिंह जी ने कहा था कि जो लोग ऊंचा सुनते हैं उन्हें धमाकों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। गांधी जी ने कहा था अहिंसा। ऐसे कई तरह के, दोनों तरह के लोग थे हमारे यहाँ, गरम दल, नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट थे। तो कोई किसी को भी नोबल मान सकता है, कोई किसी को भी नोबल मान सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ये बहुत ही वेग हो जा रहा है। वेग माने बहुत ही ज्यादा हैफेजार्ड है, बहुत ज्यादा मतलब डाइल्यूटेड है कि भाई आपने इसको कॉन्सेंट्रेट करके नहीं बताया है कि सही चीज क्या है। आपने छोड़ दिया है लोगों के विवेक पे कि लोग अपने आप इसको करें। एम्बिग्यूअस है, मतलब थोड़े से ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि प्रॉब्लमेटिक है, और आसान भाषा तो है ही नहीं हमारी, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो ठीक है, they have been described by the critics as code of moral precepts due to their non justiciable character। कि अगर ये जस्टिशिएबल है ही नहीं, अगर इनको ना फॉलो करने पे कोर्ट्स एनफोर्स नहीं करा सकती हैं, तो फिर ये खाली एक मॉरल लेसन रह जा रहा है, खाली बस एक प्यारी सी कहानी है कि बस सुन लो, अच्छा लगेगा, अच्छा लगे, आप बस कर लेना। देयर इंक्लूजन, इनका इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय द क्रिटिक्स एज सुपरफ्लुअस। अच्छा, ये क्या है सुपरफ्लुअस? माने कि बस ऊपर ही बातें, बस 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 ज्यादा, जैसे कहते हैं फ्लॉन्टिंग नेचर, फ्लॉन्टिंग। ये एक मैं आपको नाम बताऊंगा, सॉरी मैं उनके बारे में बताऊंगा। एक हमारे फॉर्मल अटॉर्नी जनरल थे, ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि ऐसा है, आप जब ये चीज लिख रहे हो ना संविधान में, इससे पता है आप क्या दिखा रहे हो? इससे आप ये दिखा रहे हो कि हमारे संविधान में जो लोग हैं वो नाखुश हैं, हमारे देश में जो लोग हैं वो नाखुश हैं, वो लोग अभी अपनी पूरी ड्यूटी निभा नहीं रहे हैं। आपने उनको देखो, 99.9% लोग ऑलरेडी, 99.9% लोग आर लॉ अबाइडिंग। सही बात है, आर लॉ अबाइडिंग कि 90 इतने मेजर जो लोग हैं वो खराब नहीं है इस देश में। इस देश में लोग अच्छे हैं जो लॉ फॉलो करते हैं। हम आप जैसे लोग जो सरल लोग हैं, जो नॉर्मल अपनी जिंदगी अच्छे रास्ते से जीना चाह रहे हैं, बिना पुलिस के डर के, बिना जेल, बिना ये सब का कोर्ट कचहरी के, तो हम लोग अच्छा अपना कानून मानते हैं, अपना प्यार करते हैं अपने देश से, अपना टैक्स भी देते हैं, अपना काम करते हैं, अपने घर बार सफाई रखते हैं, अपने आसपास के जीव जंतुओं को खाना दाना भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। हम अच्छे लोग हैं। ये 0.1% लोगों के चक्कर में हमने अपने संविधान में ऐसा पार्ट 4A घुसेड़ दिया और हमने बोल दिया कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और अगर नहीं करोगे तो हम बाद में देख लेंगे कि करवाना है कि नहीं करवाना है। तो आपको करवाना था तो आप या तो इनको जस्टिसेबल करते कि हाँ ये करने पड़ेंगे सारे के सारे, और अगर जस्टिसेबल नहीं करना है तो हर ड्यूटी के लिए एक एक आर्टिकल ला दो, एक एक एक्ट ला दो, पूरा कानून बना दो, इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बना दो। और इन्होंने बोला कि इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज एज एन अपेंडेज टू पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिड्यूस्ड देयर वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस। कि आपने इनको कहां डाला है, आप एक बार पढ़ के देखो। आपने इनको डाला है पार्ट 4A में, मतलब पार्ट 4 में क्या है? डीपीएसपी। अब फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटी की अहमियत कम होने लग गई ना। फंडामेंटल राइट बहुत ऊंचे हैं, डीपीएसपी उसके नीचे आ रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटी यहां आ रहे हैं, तो इनकी अहमियत, इनकी सिग्निफिकेंस रिड्यूस हो गई है। अगर ये फंडामेंटल राइट के साथ होते, बराबर होते, तो समझ में आता कि हाँ इंपॉर्टेंट है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दे शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3 so as to keep them on par with the fundamental rights। ये करना चाहिए था कि आप पार्ट 3 के पीछे लग देते, पार्ट 3A करके डाल देते, और पार्ट 4 में डीपीएसपी यही हमारे ऑटोमेटिक हो जाता। फिर हमने अभी हमको दिखता है कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटी है, तो ड्यूटीज तो है ही है, ठीक है, अब अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है। अब इनका सिग्निफिकेंस देखो, अब क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंस बन रही है। इनका क्रिटिसिज्म पढ़ लिया हमने इनका ये पढ़ लिया कि इनमें क्या खराबी है, पर अच्छा ही जानते हैं। अच्छाई, इनमें पहली अच्छाई क्या है? दे सर्व एज अ रिमाइंडर। ये याद दिलाती है, वार्निंग, याद करो, तुम्हें करना ही करना है कि आपके भले ही आपके अधिकार है, तो आपके कुछ दायित्व भी होते हैं। कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज दे ओwe टू देयर कंट्री, देयर सोसाइटी एंड टू देयर फेलो सिटीजन्स। कि अगर आपके अधिकार हैं तो चाचा आपको आपके दायित्व भी कुछ हैं, आपको मानने पड़ेंगे। ये एक ऐसी वार्निंग के तौर पे काम करते हैं। अगर कोई एंटी नेशनल आदमी या औरत ये पढ़ ले, एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल कोई एक्टिविटी करने जा रहा है, तो एक बार अगर फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ ली तो वो नहीं करेगा। जैसे वो कभी झंडा नहीं जलाएगा, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये सारे काम करेंगे। ये सारे फंडामेंटल ड्यूटी ये पहुंचवाती है, ये सारी बात उन लोगों तक पहुंचवाती है जो इन कामों में लिप्त रहते हैं, जो ये करते हैं एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटी जो करते हैं, जो नारे लगाते हैं उल्टे सीधे नारे, तो उन लोगों के लिए है। दे सर्व एज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन्स एंड प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग देम। के
हम स्ट्राइव करेंगे टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हम स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, हम साइंटिफिक टेम्पर रखेंगे अपने दिमाग में, हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ बात करेंगे। ये नहीं कोई बिना तर्क की कोई बातें कर रहे हैं, नहीं, बात करो फैक्ट की, लॉजिक की, तथ्य की, सबूत के साथ, पॉइंटर्स के साथ, डेटा के साथ, कोई हवाबाजी की बातें मत करो। तो इससे लोगों में क्या आएगा, इससे लोगों में एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आएगा, एक कमिटमेंट आएगा कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे, देश की भलाई के लिए करेंगे, अपनी भलाई के लिए करेंगे। अगर हम अच्छे विचारों, अगर हम अच्छे ज्यादा जैसे कहते हैं ना मॉडर्न ख्यालात के लोग हैं, तो हम अंधविश्वासी नहीं होंगे, बिना तर्क कुतर्क के, बिना ऐसी बात नहीं करेंगे जो फैक्चुअल नहीं होगी। तो ये हमारा सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। नाउ कोर्ट्स के लिए ये एक अच्छा सा एक हेल्प बन जाते हैं इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। कोई कानून को अगर कोई जुडिशरी को पढ़ना है, एक केस हुआ था खाली 1992 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ, अगर किसी कानून की, कोई भी कानून जो पार्लियामेंट लेके आई है, अगर उस कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को हमें पढ़ना है, जानना है, तो हम क्या करेंगे कि जो लॉ इन क्वेश्चन है, जो कोई इफेक्ट ला रहा है किसी फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, देन इट इज रीजनेबल, देन इट में कंसिडर सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड 19। बस क्या मतलब हुआ इसका? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर हमें किसी कानून की कोई भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करनी है, क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये कानून रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है, सब कुछ है, तो इस कानून का जो कानून हमारा क्वेश्चन में है, जो कानून जिस पे चर्चा हो रही है, तो उस कानून को चेक करने के लिए अगर वो कानून किसी फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करने के लिए लाया गया है, तो वो कानून ठीक है, वो कानून आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अगर मुझे राष्ट्रगान के लिए मुझे 52 सेकंड खड़े होना पड़ रहा है, तो मेरे किसी आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन नहीं है ये। अगर कानूनन मुझे खड़ा होना पड़े कि भाई सुबह सुबह मुझे 6 बजे पूरे देश में बने ऐसे लंदन बजेगा, कल से ये कानून आ जाए, और ये कानून सुप्रीम कोर्ट पढ़े कि ऐसा क्यों लाए हो सर, हो सकता है सुबह 6 बजे किसी को ना उठना हो, कुछ भी करना हो, पर सरकार अगर वैलिड पॉइंट दे दे जरूरी है, लाना पड़ेगा, तो और इससे आर्टिकल 14 या 19 का उल्लंघन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, फिर उस कानून को माना जाएगा। जैसे वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो वाइल्ड लाइफ एक्ट क्या कहता है कि हमें अपने संसाधनों को, वन संपदा को बचा के रखना है, सब कुछ करना है। तो अगर इसके लिए अगर मुझे किसी जंगल में जाने से कोई सरकार रोक दे कि अब मत जाओ, यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव जंगल है, यहाँ बहुत ही कम जानवर रह गए हैं, यहाँ पे जानवरों को बढ़ने दो, जब तक जानवर या आबादी ठीक नहीं हो जाएगी कोई अंदर नहीं जाएगा, तो मेरे आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं है ये, ठीक है, ये मेरे फंडामेंटल ड्यूटी का भी पार्ट है। नाउ नेक्स्ट कम टू दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये कानूनन, ये मुझे फोटो बताना कहां की है, ये बड़ी अच्छी फोटो है, ठीक है, तो ये कानूनन मनवाए जा सकते हैं। पार्लियामेंट कैन प्रोवाइड फॉर द इंपोजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फुलफिल एनी ऑफ देम। कि पार्लियामेंट के पास पावर जरूर है, पार्लियामेंट के पास अथाह पावर है, तो उनमें से एक पावर यह भी है कि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए वो कोई कानून ऐसा ला दे कि अगर आपने फॉलो नहीं करी तो आपको एप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिलेगी, चाहे जुर्माना हो, चाहे कैद हो जाए, तो मिल सकती है। पार्लियामेंट चाहे तो ला सकता है कि अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन हुआ है। अब इनका बात सुनो, हमारे लॉ मिनिस्टर की बात सुनो उस समय की, कि जब आजाद हुए थे हम, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ऑन द ईव ऑफ इमरजेंसी जब लगाई गई है, तब हमें कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो ये बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं कि उनकी कोई ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द एस्टैब्लिश्ड लीगल ऑर्डर। जो हमने एस्टैब्लिश कर रखा है इतना पूरा कानून, इतना पूरा लीगल नैतिक प्रक्रिया जितनी हमारी है, तो इसके प्रति इन लोगों की कोई ऑब्लिगेशन हमको दिख नहीं रहा है। अब इसी के लिए ये हमने प्रोविजन ऑफ चैप्टर ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी को हमने जोड़ा है, वुड हैव अ सोबरिंग इफेक्ट ऑन दीज रेस्टलेस स्पिरिट, कि ये जो बेचैन जो आत्माएं घूम रही हैं, ये जो बेचैन लोग हैं जो ज्यादा ही उपद्रव कर रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी हमारे लीगल ऑर्डर का ख्याल नहीं है, तो इन लोगों के लिए फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐसा सोबर कर देगा, इनको इफेक्ट ऐसा इनके ऊपर ला देगा कि ये समझ जाएं कि क्या करने जा रहे हो तुम। और जितने होस्ट ऑफ एंटी नेशनल सबवर्सिव अनकॉन्स्टिट्यूशनल ख्यालात हैं, ये सारे अब बेकार की बातें हो जाए, पीछे की बातें हो जाए। ऐसा हमारे गोखले साहब ने, लॉ मिनिस्टर जी ने उस समय बोला कि इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंपेरेटिव, ये लानी ही पड़ेगी। इसलिए हम लेके आ रहे हैं क्योंकि ऐसे लोग हैं, जो ऐसे तत्व हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, हमारे लीगल ऑर्डर को पूरा मानते नहीं है, हमारे पूरे लीगल जो सिस्टम है इतना बड़ा भयंकर, जो हमारा जिसे कहते हैं हमारा ऊपर से नीचे तक, राष्ट्रपति से लेके लोकल गवर्नमेंट तक,
तो यहां तक के सिस्टम को कोई मान नहीं रहा है, कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अब इनको मनवाने के लिए हमें एक ऐसा चैप्टर लेके आना पड़ेगा जो ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटियों को, ऐसे एजिटेशंस को, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जितनी बातें हैं इनको दबा दे, इनको पीछे कर दे। ये जरूरी थी। मैडम का स्टेटमेंट सुनो। मैडम ने बोला कि द मॉरल वैल्यू फंडामेंटल ड्यूटीज वुड बी नॉट टू स्मूदर राइट्स बट टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक बैलेंस बाय मेकिंग द पीपल कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज इक्वली एज दे आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स। कि हम ये जो ड्यूटीज लेके आ रहे हैं तो इनकी जो मॉरल वैल्यू है ये नहीं होगी कि इनके पास राइट्स बहुत अच्छे हो जाएं। नहीं, ये राइट्स तो है ही हैं, ये एक बैलेंस बना देगा इनकी ड्यूटी और इनके अधिकारों के बीच में, ये बोला गया। अब इसके बाद जब ये ड्यूटी आई, ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट, जो ऑपोजिशन था इन पार्लियामेंट, जो दूसरी पार्टी थी, जनसंघ थी, ऑपोजिशन और जो और पार्टियां थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी इन पार्लियामेंट, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने बहुत ज्यादा इनसे नाटक किए, खूब आंदोलन किए, खूब छाती पीटी, खूब इन्होंने ऐसे ऐसे कर करके इन्होंने खूब अपना जो टेबल पीटते हैं पार्लियामेंट में और सफेद पेपर दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खूब आंदोलन किए। क्यों जोड़ रहे, क्यों जोड़ रहे हो, अरे अरे हाय 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 कर रहे थे। फिर इसके बाद भी अब नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट सरकार आई, ये इनकी तो नहीं आई थी, फिर जब नेक्स्ट सरकार आई है उन्होंने क्या किया? जो 42nd अमेंडमेंट जो ये लेके आई थी, 42nd अमेंडमेंट, तो इसमें कई सारे प्रावधान थे, वो सारों को वापस 43rd 44th अमेंडमेंट ने वापस से उनको रिप्लेस कर दिया। मैडम लेके आई 42nd अमेंडमेंट, इसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको, कि इसने पूरे संविधान में आगे से लेके पीछे तक कवर टू कवर पूरी चीजें ऊपर से नीचे तहस नहस सब कुछ सही कर दिया इन्होंने, गलत कर दिया जो भी कर दिया। फिर 42nd के जो सारे काम थे उनको 44th ने वापस उल्टा किया। ठीक है, काफी सारी चीजों को वापस रिस्टोर किया, सही किया, पर फंडामेंटल ड्यूटी जो इसमें जुड़े थे 44th ने उसको टच भी नहीं किया। अच्छा है, बढ़िया है। भले ही ऑपोजिशन में रह के सब पार्टियों ने विरोध किया, नाटक किया, खूब हल्ला किया, पर जब खुद सत्ता में आए तो इन्होंने भी फंडामेंटल ड्यूटी को कभी टच नहीं किया। ये गुड, अच्छा काम तो बढ़िया है, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। नाउ कम्स एक और, वर्मा कमेटी जी, जस्टिस वर्मा जी की कमेटी थी ये। तो जस्टिस वर्मा जी बहुत ही बढ़िया लॉयर, एकदम बढ़िया जज, एकदम बेस्ट इन क्लास। तो इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए एक थोड़ी सी इन्होंने एग्जिस्टेंस ये ढूंढा था कि क्या क्या कोई लीगल ऐसे प्रोविजन हैं। ये 99 की बात है, 1999 की बात है। तो इन्होंने क्या ढूंढा कि ऐसे लीगल प्रावधान बताओ, कहां कौन कौन से लीगल प्रावधान हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। सरकार ने कमेटी बनवाई, जस्टिस वर्मा जी। जस्टिस वर्मा जी के नाम से एक और कमेटी भी है जिसने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, लीगल संशोधन किया है संविधान में। और हमारे खासकर हमारे जो सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है, तो उसके लिए वर्मा जी की कमेटी को बहुत याद किया जाता है। अगर आपको पता हो तो बताना जरूर कौन से केस के बाद ये हुआ था। तो इन्होंने ढूंढा सबसे पहला तो कि जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 का, ये एक्ट प्रिवेंट करता है हमारे डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इनकी पहली खोज यही थी कि फंडामेंटल ड्यूटी है, हाँ ठीक है, देखी पहली दूसरी ड्यूटी देखी, फिर इन्होंने हमारे सारे एक्ट देखे कि हाँ सब लीगल प्रोविजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस एक्ट में है, इस आईपीसी में है, सीआरपीसी में है, सब कुछ है। तो इन्होंने ढूंढा इसमें भी कि हाँ मैच हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो क्या मैच किया हमने कि संविधान का, झंडे का, राष्ट्रगान का अगर अपमान होता है तो इस प्रोविजन के तहत, इस एक्ट के तहत हमें सजा, पनिशमेंट सब मिलती है, सब कुछ हो रहा है। इन्होंने बोला कि जितने क्रिमिनल लॉ हैं हमारे, कई सारे जो इन्फोर्स हैं, दे प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट्स फॉर वेरियस फॉर एनकरेजिंग एनिमिटी। कि कितनी अगर आप आपस में अगर आप जो कहते हैं दुश्मनी अगर करवा रहे हो, दो लोगों में संप्रदायवाद करवा रहे हो, डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के बीच में अगर लड़ाई हो रही है और आपने अगर उसको एनेबल किया, उस एनिमिटी को, उस नफरत को, तो बेटा सजा होगी, तो जाओगे जेल, तो जाओगे, जुर्माना भरोगे और जज साहब नहीं छोड़ेंगे आपको। तो बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन एंड सो ऑन। क्या मतलब है इसका? कि ऐसे हमारे संविधान, ऐसे हमारे क्रिमिनल लॉ जितने हैं, आईपीसी, सीआरपीसी या स्टेट के अपने अपने कानून, तो उन कानूनों में कई ऐसे प्रावधान हैं जो हमारे नफरत को बढ़ाने वाले, एनकरेजिंग एनिमिटी को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं और पनिश करते हैं। कि अगर आपने लोगों में बीच में मनमुटाव की बात करी, अगर आपने लोगों में ऐसी बातें फैलवाई, कोई गलत सलत बात करवा दी, कोई फेक न्यूज फैलवा दी, या आपने कोई मनगढ़ंत, आपने किसी धर्म, किसी जात, किसी संप्रदाय, किसी की भाषा के खिलाफ अगर आपने कुछ ऐसा बोला, तो भाई हमारे क्रिमिनल लॉ में कई सारे प्रावधान हैं जो आपको ठीक कर देंगे, जो आपको सही कर देंगे। तो और क्या है
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इस एक्ट का नाम कुछ और था पहले, ठीक है, फिर इसमें अमेंडमेंट आया, इसका अमेंडमेंट के बाद इसका नाम ये हो गया। पहले इसका नाम था ये, क्या है ये, क्या है ये, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, पहले ये था, ठीक है। तो ऑफेंसेस एक्ट 1955, उपसी ये कुछ हुआ है यहां, गया 1955। तो इस एक्ट का पहले नाम ये था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट। इस एक्ट को हमने चेंज किया, इस एक्ट का नाम हमने ये किया, पर ये एक्ट जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी दिखता है। क्या है कि हम लोगों में हार्मनी रखेंगे, ब्रदरहुड की भावना रखेंगे और ट्रांसेंडेंट, बिल्कुल ट्रांसेंड करेंगे सारी धार्मिक, जातीय, सांप्रदायिक, भाषाइक, ये सारी इन भेदभाव से ऊपर बढ़ के एक दूसरे के प्रति प्यार, सद्भावना, सब कुछ होगी, मेल जोल होगा, पूरा एकदम अच्छे से रहेंगे। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के तहत भी एक भाई प्रावधान है फंडामेंटल ड्यूटी के, अगर आपने नहीं मानी तो आप जाओगे जेल, सीधी सीधी बात है। हमारे आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में, यहां पे इम्प्यूटेशन एंड असर्टेशन प्री जुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एज पनिशेबल ऑफेंस, ये क्या लैंग्वेज है सर? सर ये लैंग्वेज ये कह रही है कि हमारे आईपीसी में ऐसे प्रावधान हैं जो अगर आपने हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को, अगर आपने थोड़ा भी आपने हानि पहुंचाई, अगर आपने हमारे देश की अखंडता को, यूनिटी को, आपने अगर उसके प्रति आपने कुछ थोड़ी सी भी उल्टी सीधी बात करी तो ये लगेगा। आईपीसी धारा कोई भी लग सकती है, ठीक है, धारा लगेगी, मान लो इसमें लगती है, खासकर तो 60s में है, सेक्शन 60 समथिंग, तो वो धारा आईपीसी की लगाई जाएगी इस पे कि आपने देश की अखंडता के ऊपर बात कर दी है, बेटा अब नहीं बचोगे, जाओगे जरूर, जेल जाओगे। यूएपीए, यूएपीए एक्ट था 67 का, ये डिक्लेयर करता है डिक्लेरेशन ऑफ अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल एसोसिएशन। ये बोलता है यूएपीए कि अगर आपने कोई भी ऐसी, कोई आपने कम्युनल बात करी, कोई सांप्रदायिक बात करी, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो सांप्रदायवाद फैलाती है, कि आप सांप्रदायवाद के नाम पे लोगों में मनमुटाव फैला रहे हो, लोगों में नफरत फैला रहे हो, तो यूएपीए के तहत पनिशमेंट होगी 2 साल 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जाओगे जेल। ये भी है हमारे यहाँ, ये प्रावधान है। नेक्स्ट कम्स आरपीए 1951, इकलौता एक एक्ट है जो यूपीएससी के सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरा का पूरा, मैं पढ़ाऊंगा आपको, नो प्रॉब्लम, नो वरीज। तो ये बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एमपी एमएलए का डिस्क्वालिफिकेशन अगर ये ऐसी कुछ भ्रष्टाचार वाले काम करते हैं, जैसे कि वोट खरीदना, जैसे कि कौन कौन से ग्राउंड पे, चाहे धार्मिक बातों पे, चाहे नफरत फैला के, चाहे कोई और जाति के नाम पे, रेस के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, अगर इन्होंने वोट खरीदे तो ये हो जाएंगे डिक्लेयर, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे सीधे के सीधे। अब आरपीए एक्ट में ये प्रावधान है, तो ये हमारे कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि हम संविधान के आदर्शों को मानेंगे, हम भाई फंडामेंटल ड्यूटी में है कि हम लोगों में सांप्रदायवाद नहीं फैलाएंगे, हम लोगों में कोई धार्मिक और ये सब मनमुटाव नहीं करेंगे, हम सब बिल्कुल अच्छे भाई बहन, सब अच्छे हैं, इंडियंस हैं जो भी हैं। तो ये सारी बातें हमारे आरपीए एक्ट में भी दिखती है कि अगर आपने ऐसा किया तो पनिशमेंट है सीधी सीधी, आपको कर देंगे डिस्क्वालीफाई, साफ बात। नाउ नेक्स्ट कम्स द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ट्रेड इन रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज में ट्रेड हो ही नहीं सकता। आपको पता है पैरट्स, तोते, हमारे इंडिया में कितनी प्रजाति के तोते होते हैं? जितनी भी प्रजाति के तोते होते हैं, 12 वैसे, सारे तोते रखना अपने घर में कानूनन अपराध है। कोई अगर आपसे कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, वो गलत कह रहा है, उसको पता नहीं है, वो झूठ बोल रहा है और वो क्राइम कर रहा है अगर उसके घर में तोते हैं तो। हमारे यहाँ तोतों को घर में कैद करना अच्छा नहीं है, कानूनन इस पे सजा हो सकती है, बस किसी भी दिन अधिकारी के आने की देर है। आप जैसा कोई फ्यूचर ऑफिसर जो आगे जाएगा, उसका ये फर्ज बनता है कि हमारे वाइल्ड लाइफ को, हमारे देश के वन संपदा को आप बचाओ, आप हिफाजत करो, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को सांस तो मिल सके। किसी दिन ऑक्सीजन भी रेयर हो जाएगी, तो उसको बचाने की जिम्मेदारी आप पे आने वाली है, आगे आने वाली पीढ़ी पे आने वाली है। इसलिए हमारा दायित्व है, हमारा फर्ज है, और इस एक्ट के तहत अगर हमने कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज को या किसी और रेयर स्पीशीज में अगर हमने ट्रेड किया, जेल, अरेस्ट सीधी, कोई उसमें सुनवाई नहीं, उसमें गए सीधे के सीधे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 ये चेक करता है डिफॉरेस्टेशन कि इनडिस्क्रिमिनेट, कहीं मतलब काटे पड़े हैं पेड़, जंगल खत्म हो रहे हैं, तो ये चीज नहीं होने देनी है।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत हम क्या कर सकते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन को चेक कर सकते हैं एंड डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू कमर्शियल लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। ये चेक करता है फॉरेस्ट ये वाला कानून कि पहली बात तो डिफॉरेस्टेशन ना हो, दूसरी बात जो फॉरेस्ट लैंड है उसका फॉरेस्ट लैंड के अलावा कोई और पर्पस में उसका काम नहीं हो पाए, वो फॉरेस्ट ही है, वो प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, संभाल के रखना है हमारे जंगल, हमारे जितने हमारे वन होते हैं, जंगल होते हैं, ये सारी चीजें हमको करनी है। यहां पे फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर खत्म हुआ और इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर छोटा था, आराम से पढ़ लिया हमने, आसान था। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड लक।